जय जनेत्र। नमस्कार दोस्तों। तो हम वापस हैं आज अपने नए एपिसोड के साथ। काफ़ी समय से आपने जितने भी एपिसोड्स देखे मेरे, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि बड़ी कॉमन सी जनरल सी बातें इन एपिसोड्स में डिस्कस की गई हैं जो शायद घर-घर की कहानी होती है। पर दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है, ये हर घर की कहानी नहीं होती है। कहीं पे डिफ़रेंस भी हो सकता है, कहीं बहुत अच्छा और कहीं इससे भी बहुत बुरा हो सकता है। तो आप यही वंडर कर रहे होंगे कि इसमें एक और क्या बुराई है। तो मैं आपको आज जो अपने एपिसोड्स में, जो अपने वीडियो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मैं आपको टॉक्सिसिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ और बताना चाहती हूँ, उसका आज मैं नाम आपको डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ। उसके बारे में आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपसे विस्तारपूर्वक बात करूँगी और फिर हम अपनी कहानी को वापस आगे बढ़ाएँगे, जिससे आपको इसको समझने में मदद मिलेगी और इसको टैकल करने में आप खुद की और लोगों की भी मदद कर पाएँगे। जैसा मैंने आपको पहले एपिसोड में बोला था कि हम इस अभियान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहिए हमें। तो आप सबसे निवेदन है कि जो मेरे साथ इस अभियान में शामिल होना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है, वो प्लीज़ आगे आएँ, क्योंकि ये जिस तरह की टॉक्सिसिटी है वो इस टॉक्सिक इंसान के बच्चों का ही लाइफ और जीवन बर्बाद नहीं करती है, बट उनके संपर्क में आने वाले पता नहीं कौन से लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है, बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। लाइफ इज डिस्ट्रॉयड। तो हमें इस डिस्ट्रैक्शन से किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहिए। तो आइए अब मैं नाम डिस्क्लोज करती हूँ आपको उस टॉक्सिसिटी का। उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है या एक ऐसी टॉक्सिसिटी है, पर्सनालिटी ट्रेट कहना तो गलत हो जाएगा, एक ऐसी टॉक्सिसिटी है जो लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके छोड़ देती है और जिसके बारे में हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। ख़ास तौर से हमारी कंट्री में ये एक वेरी लेस डिस्कस्ड टॉपिक है, जिससे अवेयरनेस है ही नहीं और लोग ऐसे पर्सन का जो नार्सिसिज्म से ग्रसित है या जिसमें नार्सिसिज्म के ट्रेट्स हैं, उसके संपर्क में आने पर अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये नार्सिसिज्म क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है और धीरे धीरे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये हमारी कहानी से किस तरह से रिलेटेड है। नार्सिसिज्म के ट्रेट्स जिन लोगों के पास होते हैं, जिन लोगों में होते हैं, वो लोग नार्सिसिस्ट कहलाते हैं और शॉर्ट में उनको नार्क बोलते हैं। नार्सिसिज्म का मीनिंग अदरवाइज है अति आत्ममुग्धता, ईगो। ईगो जब अति पर चली जाती है तो वो हमसे क्या क्या करवाती है, और हमें यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे चाहे बिना हमारी ईगो अति पर कैसे पहुँच सकती है। जब हमारे पास एक दिमाग है सोच समझ के व्यवहार करने का, तो अति आत्ममुग्धता अपने आप तो हो ही नहीं सकती। हम उसको अपने अंदर पनपने दे रहे हैं और बल्कि चाह रहे हैं कि हम इस तरह की पर्सनालिटी को दूसरों को शो करें जो हमें मदद करेगी औरों से बेहतर दिखाई देने में। मतलब हम चाहते हैं कि और लोग जब हमें देखें, हमसे मिले, तो वो हमें सोचे कि हम तो भी एक बिल्कुल ही अलग टाइप का पर्सन है, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्वीट, सबकी मदद करने वाला, बट ये केवल और केवल दिखावा है। क्योंकि ऐसा पर्सन जो है वो डुअल पर्सनालिटी अपने अंदर रखता है। वो बाहर से बहुत चार्मिंग दिखता है, बड़ा काइंड दिखता है, बड़ा हेल्पिंग दिखता है, बड़ा प्यार करने वाला दिखता है, बट अंदर अंदर मतलब भीतर, मतलब अपने घर के अंदर, मतलब कुछ लोगों के सामने उसका रूप बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए एक नार्क को प्रीडेटर कहा जाता है। वह दरिंदा है जो आपकी लाइफ को इस तरह से तार तार कर देता है कि आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप रियलाइज करते हैं, सब कुछ आपकी हद से निकल चुका होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। क्यों नहीं हम समाज में इस पर ध्यान देते हैं? क्यों कोई इंसान जो इससे ग्रसित है इसको समझने की कोशिश क्यों क्यों नहीं करता है? और क्यों नहीं वह आगे आता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे
इस कहानी की पात्र वंशिका जैसे और लोग बच सके, उनका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। आपने देखा वंशिका एक बहुत ही पढ़ी लिखी, एक अच्छी फैमिली की, संस्कारी और गुणवान लड़की है। आज वह अधेरावस्था में पहुंच चुकी है, बट उसकी जिंदगी किस तरह की बीती है ये धीरे 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 आपको कहानी में पता चलेगा कि नार्सिसिज्म क्या होता है और नार्सिसिज्म किस तरह से एक प्रीडेटर बनकर एक अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर देता है। और हम और आप जैसे लोग खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, बल्कि तमाशा भी देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम तो विक्टिम नहीं हैं, हम एब्यूज नहीं हैं, तो हम किसी और के दर्द को क्यों जाने, और हम मदद भी नहीं करना चाहते। क्यों मदद करें, हमारी ज़िंदगी तो बड़े अच्छे से गुजर रही है। पर यह एटीट्यूड बहुत गलत है। आइए मेरा साथ दीजिए इस प्रॉब्लम की अवेयरनेस फैलाने में। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक नार्क जो होता है वो प्रेडेटर होता है, दरिंदा होता है, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको परेशान नहीं करता, वो आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देता है, बल्कि वो आपको इतना परेशान करता है कि आप सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 10 to 20% नार्सिसिस्ट ट्रेट वाले लोग हैं। और अगर इतनी बड़ी तादाद में नार्सिसिस्ट हैं तो क्या हमें उसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है? अब सोचो आप कितने लोगों की लाइफ बर्बाद होती है जिसको हम एक रिलेशनशिप इशू कहकर छोड़ देते हैं। ये रिलेशनशिप इशू नहीं होता है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। आपको बताती हूँ मैं ये कैसे होता है। नार्सिसिस्ट एक डेविल है, एक राक्षस है जो इंसान का रूप लेकर शायद इस धरती पर आया है। आप उसका प्रे हो, आपको वो अपना प्रे बनाता है, आप विक्टिमाइज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उस नार्सिसिस्ट से बिल्कुल अलग हो। इस नार्सिसिस्ट में दया नाम की चीज़ नहीं होती है, इसमें फीलिंग्स बिल्कुल नहीं होती है, इसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है, ये अंदर से इतना खाली होता है कि उस अपनी जो लो सेल्फ एस्टीम है उससे भी पार नहीं पा पाता है, तो दिखावा करता है। किसका दिखावा करता है? अति आत्मविश्वास का दिखावा करता है, बहुत चार्मिंग होने का दिखावा करता है। एक नाक हमेशा अपने आप को विक्टिम दिखाता है। विक्टिम इसलिए दिखाता है जिससे वो आपकी सिंपैथी को आराम से गेन कर सके, और आप उसके प्रे इसलिए बन जाते हो क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आप एक लविंग पर्सन हो, आप में कंपैशन है, आप में दूसरों के दुख और दर्द को समझने की कैपेबिलिटी है, आप दूसरों के दुख को, परेशानियों को कम करने में उनकी मदद करना चाहते हो, तो आप तो बहुत ईजिली उनके चाम में फंस सकते हो। सबसे बड़ी बात है आप ऑनेस्ट हो, आप अपनी तरह हर एक को ऑनेस्ट ही समझते हो। आपको उनकी चिकनी चुपड़ी झूठी बातें जाहिरा तौर पर सच ही दिखाई देती, और इसमें कोई इशू भी नहीं है। हर एक ऑनेस्ट इंसान के साथ ऐसा ही होता है। पर नार्सिसिज्म एक अलग ही लेवल की चीज़ है, एक अलग ही लेवल का इंसान होता है जिसके पास नार्सिसिज्म होता है। नार्सिसिस्ट पर्सन आपको कंट्रोल करके आपको डिस्ट्रॉय करने की चाहत रखता है, आपको वो अपना स्लेव बनाता है। किस लिए? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि आपको मैंने बताया उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है, वो अपने को बेहतर कैसे दिखाए, इस बेहतरी के चक्कर में आप उसके प्रे बन जाते हो, और वह दूसरों के सामने इतना चार्म दिखाता है कि कोई भी उसके चार्म में फंस जाता है। और हम इंसान होते ही ऐसे हैं, हमारी तो आंखों पर ज़्यादातर पट्टी बंधी होती है, जो बाहर है ना हम वही देखते हैं, हम असलियत को पहचानने की भी कोशिश नहीं करते। भाई फलाना फलाना इंसान तो हमें देखने में, बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। इसी तरह हर चार्मिंग इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान हो, वो अंदर से वहशी दरिंदा भी हो सकता है। तो
जो नार्सिसिस्ट है वो आपको स्लेव बनाकर डिस्ट्रॉय करने की चाहत रखता है, क्योंकि इससे शायद उसकी ईगो सेटिस्फाई होती है, उसकी लो सेल्फ स्टीम को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। और ये सब वो कैसे करता है? आपको कंट्रोल करके, और कंट्रोल करने की उसकी स्ट्रैटेजीज होती है। इसलिए ये कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजी बनाकर ही अपने प्रे पर ये अटैक करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के लिए इनकी सबसे कारगर टेक्निक्स हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग की हेल्प से ये मैनिपुलेशन करते हैं। अब ये गैस लाइटिंग क्या है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। कभी जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, आप उसके संपर्क में आए या आपका वो रिलेटिव है, कभी आप याद करिए उसने कुछ भी आपको बोला, आपने तो उसको सुन लिया, समझ लिया। फ्यूचर में जब आप उसके कहे हुए शब्दों को रेफर करते हैं किसी भी बातचीत के दौरान, तो वो सीधा सीधा आपको बोल देता है कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। आप उसका क्या जवाब दोगे कि नहीं नहीं, आप याद करिए आपने ऐसा कहा था। तो वो क्या बोलेगा? वो आपको बोलेगा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती गई? झूठ बोलती हो या झूठ बोलते हो? आप अपनी ही मेमोरी पर शक करने लग जाएंगे। आप अपने आप को ही कसूरवार ठहराने लगेंगे कि शायद हमसे तो ही गलती नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड गैसलाइटिंग। ये गैसलाइटिंग होती है। ये आपकी पर्सनालिटी को टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। आप अपने आप पर शक करने लग जाए, आप अपनी याददाश्त पर शक करने लग जाए, आप अपने कहे हुए शब्दों पर शक करने लग जाए। और इस तरह ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक साबित होती है, और आप उनके कंट्रोल में ना चाहते हुए भी फंसते चले जाते हैं। आप में से कुछ लोग जरूर ये बोलेंगे कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसी बातों पर बहुत बहुत ध्यान देकर उनको समझने की ज़रूरत है। ऐसी बातों पर हम तब ध्यान नहीं देते जब हम इन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं रखते, और इस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। तो इसीलिए इनकी अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये इंसान आपको गैसलाइट करके मैनिपुलेट करता है, और आप इस चीज़ में उलझ जाते हो कि हमें इसके साथ रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए इस तरह की आप उसको छोड़कर कभी रह जाए। आपको बीच बीच में ना क्या करता है, लव बॉम्बिंग बोलते हैं। बड़ा प्यार दिखाएगा, बड़े झूठे वादे करेगा, और आप उसमें फंस जाओगे क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। आप सोचोगे नहीं नहीं, ये व्यक्ति उतना बुरा नहीं है जितना हमें दिखाया, और इस तरह से वो आपको जाने भी नहीं देगा। आप हमेशा डबल माइंड ही रहोगे। इसको लव बॉम्बिंग बोला जाता है। और सबसे बड़ी इनकी जो स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन आपको अकेला करना, और ये आइसोलेशन उस पहले दिन से शुरू हो जाता है जब आप इनकी ज़िंदगी में आते हो, या ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आपने तो अभी देखा भी नहीं, आपको तो अभी कुछ पता भी नहीं है, बट आपको आइसोलेट करने का कैंपेन शुरू हो चुका है। और जब आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी बात भी दूसरे लोगों के सामने रखें, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपके साथ वाकई ही इस नार्सिसिस्टिक पर्सन ने इस तरह की कुछ हरकतें की हैं, आप किसी भी फ्रेंड, किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करना चाहोगे, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आपको पहले ही आइसोलेट कर चुका है। कोई आपकी बात समझने की भी कोशिश नहीं करेगा। आइसोलेशन हो चुका है। कैसे किया गया आइसोलेशन? स्मेयर कैंपेन। ये स्मेयर कैंपेन, आइसोलेशन, ट्रैंगुलेशन, गैसलाइटिंग, ये सबके संग नार्सिसिस्टिक टर्म्स है। आपको इनसे अवगत होना बहुत जरूरी। तो स्मेयर कैंपेन मतलब आपके नाम पर धब्बे लगाना, आपके नाम पर कालिक पोतना, झूठ का सहारा लेकर सारी बातों को ट्विस्ट करके, नमक मिर्च लगा के औरों को बताना, और आपको क्या कह देना, आपको किसी से मिलने नहीं देना। आपने देखा ना वंशिका को क्या कहा गया था, आप बाहर भी नहीं जाओगे, आप किसी फ्रेंड से बात नहीं करोगे, आप किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं करोगे, किसी को कुछ दोगे नहीं। और वो बेचारी लड़की, वो ये समझकर कि घर में हार्मोनी रहे, क्या फर्क पड़ता है, वो सब बात मानती चली गई, और नतीजा क्या हुआ, वो अकेली हो गई। उसको तो किसी से मिलने नहीं दिया गया, पर खुद जाके झूठ सच बहुत अच्छी तरह से दूसरों को सुनाया गया।
और उसकी बात आगे आप देखोगे किसी ने नहीं सुनी, वो अकेली हो गई, उसके नाम पर कालिक पोती गई, उस मासूम को एब्यूजर करार दे दिया गया है, जबकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, वो एब्यूज्ड थी। यही होता है स्मेयर कैंपेन में। नार्सिसिस्ट व्यक्ति का ना एक और बहुत बड़ा ट्रेट होता है या कैरेक्टरिस्टिक होता है, और वो क्या होता है? वो कैरेक्टरिस्टिक होता है अपने प्रे को हमेशा क्रेजी और पागल बोलना। धीरे धीरे आप इस कहानी में भी ये बात देखोगे। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना परेशान करेगा, आपको अकेले में अब्यूज करेगा, इतना कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं, हर एक के लिए वो बड़ा चार्मिंग पर्सन है, द मोस्ट चार्मिंग पर्सन ऑन दिस अर्थ। बट जिसको वो अब्यूज कर रहा है, इतना अब्यूज करेगा, तरीके से अब्यूज करेगा, चिल्ला कर अब्यूज नहीं करेगा, क्योंकि कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो बड़े तरीके से करते हैं, तो वो बड़ी तरीके से उसको अब्यूज कर रहा है, और इतना अब्यूज कर रहा है कि वो चुपचाप, जो विक्टिम है या उसका प्रे है, वो चुपचाप सुने जा रहा है, वो उसको उकसाई जा रहा है कि वो कुछ बोले। और एक दिन ऐसा आता है, वो परेशान होकर जोर से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, भाई ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये इस तरह से सिचुएशन है। तो उसको रिकॉर्ड करके उसकी बातों को, जो उसने आपकी अब्यूज, आपके हर तरह से परेशान करने के आंसर में, जवाब में बोली है बातें, उनको रिकॉर्ड करके वो सबको दिखाएगा, देखो ये तो अनस्टेबल पर्सन है, ये तो क्रेजी है, ये तो सेंसिटिव है, मतलब इसको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ही और शी नीड्स अ डॉक्टर, अ साइकियाट्रिस्ट। और आपकी बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा, और आपको रोज पागल बोलना शुरू हो जाएगा, आपको रोज पागल बोला जाएगा। आप, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, आप अपने को डिफेंड करोगे, भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, बट आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह है हमारा सिस्टम, जहाँ पर एक अच्छे खासे मासूम इंसान को पागल कर दिया जाता है, और जो पागल नार्क है वो खुला घूमता है, उसका कोई इलाज नहीं करता। इतनी ज़्यादा भयंकर समस्या है ये, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो तो बहुत ही कम है, धीरे धीरे आप और चीज़ें समझोगे, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में इस कहानी के माध्यम से, इसकी हेल्प से समझाऊंगी, क्योंकि ये आपकी और हमारी कहानी है। पूरी की पूरी कहानी रियल घटनाओं पर बेस्ड है। वंशिका नार्सिसिस्टिक अब्यूज की शिकार है, और अपने जीवन को कैसे जी रही है, या कैसे उसने बचाया और उसके साथ क्या क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से आप इस नार्सिसिस्टिक अब्यूज को समझेंगे। और मेरा फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस अभियान में, नार्सिसिस्टिक अब्यूज की अवेयरनेस फैलाने के अभियान में प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, आइए आगे। और मैं उन लोगों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझसे जुड़ने की कोशिश की है। कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है, मुझसे मालूम करने की कोशिश की है कि ये क्या है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, और हम सब मिलकर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करके वंशिका जैसे लोगों का जीवन बचाएंगे। इसीलिए मैंने अपने पहले एपिसोड में बोला था, हमारे जो नीति निर्धारक है, हमारी जो सरकार है, उनको भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी जो लाइफ स्किल्स हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, वो अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज इज़ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विच इज़ डिजाइन्ड टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली अ ह्यूमन, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन के लिए है, उसको मौत के घाट उतारने के लिए। और ये वो साइलेंट मर्डर है जो कहीं भी रिपोर्ट नहीं होता, और धीरे धीरे इयर्स ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज बॉडी पर किस तरह से असर डालता है, बॉडी को किस तरह से खराब करता है, एक अब्यूज्ड पर्सन किन किन परेशानियों से गुजरता है फिजिकली भी, ये हमारे डॉक्टर्स को लर्न करने की, पहचानने की, स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद मैं लीगल प्रैक्टिशनर्स का ध्यान भी इधर दिलाने की कोशिश करूँगी। कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जो खुले में होते हैं, उसको तो हर किसी ने देखा, उसको प्रोसिक्यूट करने में या उसके ऊपर केस कोर्ट में लड़ने में
क्या बड़ी बात है, सामने मर्डर हुआ है, मर गया है एक इंसान, और एक वो इंसान जिसको अंदर से मारा गया, धीरे धीरे जिसको सुसाइड की तरफ धकेला गया, जो कि साइकोलॉजिकल मर्डर था, वॉरफेयर था, साइलेंट मर्डर था, हिडन मर्डर था। क्या उसकी तरफ आपको और हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या ये भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? जो भी हमारे दोस्त हैं, लॉ प्रोफेशन में है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, मुझसे जुड़िए, मदद करिए, इसको क्राइम की श्रेणी में लाने में मदद करिए, मेरी हेल्प करिए। और लॉ ऐसा बनना चाहिए कि हम इसको लीगल तरीके से नार्सिसिस्ट को कोर्ट में लाकर उस पर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवा सके। आइए हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और इसको देखें, और शेयर तो ज़रूर करना है। आपकी शेयरिंग से क्या होगा, ये जन जन तक पहुंच पाएगा। लाइक करेंगे तो भी और लोग इससे जुड़ेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आपका कुछ नहीं जाता, केवल आपको बटन प्रेस करने हैं, और प्लीज़ नोटिफिकेशंस जरूर ऑन करिए, जिससे हर आने वाला वीडियो आपको पता लग सके और आप इस अभियान को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।